अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे लोगों को ये बाइनरी सबट्रैक्टर की स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। अच्छा, और साउंड भी क्लियर है? सबको आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, ठीक है। ओके, सो हम लोगों ने कल सबट्रैक्टर कवर कर लिया था या नहीं किया था? नहीं किया था सर। सबट्रैक्टर नहीं किया था, ठीक है। तो आज हम सबट्रैक्टर से शुरू करते हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि आज ये जो हम सबट्रैक्टर तक जो कुछ पढ़ेंगे ना, ये आपके मिड टर्म का कोर्स का हिस्सा होगा। इससे आगे फिर हम जो भी पढ़ेंगे वो मिड टर्म में नहीं आएगा, वो फिर फाइनल में आएगा। तो ये वीक 8 है और इसके अंदर बस हम ये सबट्रैक्टर के बाद क्या सारा मटेरियल जो है ये आफ्टर मिड टर्म है। मिड टर्म जिसने आपको बताया है कि 17 मई से आप जुड़ हैं, तो होपफुली 17 तक अगर कोरोना अंडर कंट्रोल हो तो फिर 17 को हो जाएंगे, अगर ना हुआ तो फिर हम फर्दर वेट करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी तक के लिए तो सिचुएशन यही है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर। ओके, अच्छा, तो कल हम लोगों ने एडर तो पढ़ लिया था और हम लोगों ने बीसीडी एडर भी कर लिया था। ये जिन लोगों को क्लियर नहीं हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको इसकी फिर से वो दे देता हूँ ओवरव्यू के। बीसीडी एडर में हम लोगों ने देखना होता है कि क्या हमारा सम जो है वो 9 को एक्सीड तो नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने एक ये डिटेक्टर सर्किट लगाया है जो कि 0 देता है अगर सम 9 से कम हो और 1 देता है अगर सम जो है वो 9 से ऊपर हो। तो जैसे ये 1 देता है, ये बेसिकली एक और एडर को एक्टिवेट कर देता है। एक तो ये आपको बता देता है कि आपका सम जो है कोई एरर आ रही है, नंबर 1, और ये एक और एडर को एक्टिवेट करता है और वो इस सम को 6 में ऐड कर देता है। ये दोनों 1 है, तो ये बेसिकली ये नंबर है 0110, सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 6। सो वो इस नंबर में 6 ऐड कर देता है, तो फिर जो आपका सम बनता है वो आपका करेक्ट बीसीडी सम होता है। क्योंकि वो कल हमने देखा था कि 6 ऐड कर दें तो फिर जो बाइनरी नंबर बनता है वो 8 बिट का होता है, लेकिन वो 8 बिट्स जो हैं वो करेक्ट होती हैं, वो बीसीडी के लिहाज से होती हैं। तो ये था हमारा बीसीडी एरर। इसमें अगर किसी के अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलें, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, अब हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्टर के ऊपर कि अगर हमें दो नंबर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ जाएं तो उसके लिए हम क्या हार्डवेयर बना सकते हैं। तो हम लोग जब हमने टूज कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, अगर आपको याद हो, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये हमारी सब्ट्रैक्शन को बहुत आसान कर देता है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्शन किस तरह हो सकती है कि अगर आपको दो नंबर्स गिवन है x और y, तो दोज कैन बी रिटन एज x प्लस माइनस y and minus y can be written as y complement plus 1. So y complement plus 1 is actually 2's complement. So x minus y मैं कर सकता हूं अगर मैं x में y का 2's complement ऐड कर दूं। और 2's complement हम मैं किस तरह लेता हूं, मैं y का complement लेता हूं, यानी y को इन्वर्ट कर देता हूं और उसमें 1 ऐड कर देता हूं, तो मेरा 2's complement बन जाता है। इस चीज को हम लोग जब सर्किट की फॉर्म में देखते हैं तो हमारे पास वही स्टैंडर्ड हमारा बाइनरी एडर है, ठीक है। और बाइनरी एडर की एक इनपुट हमने x दे दी है, ये x की 4 बिट्स हैं, और जो y है उसको हम लोगों ने इन्वर्ट करके यहाँ पे दे दिया। तो इससे इन्वर्ट तो हो गया, लेकिन +1 का मसला अभी हल नहीं हुआ। तो +1 के लिए मैं कैरी इन जो है इसको 1 कर दूंगा। तो कैरी इन 1 होने का मतलब है कि मैं दोनों नंबर्स के अंदर 1 ऐड कर रहा हूँ। So this is actually equivalent to, now carry in 1 और ये y inverted is actually equal to x plus y bar plus 1. So जो मेरे पास सम आएगा इस केस में f3, f2, f1 and f0, that will be the difference between x and y. तो अब मैंने क्या किया कि मैंने वही एडर लिया है और इंस्टेड ऑफ कि मैं कोई डेडिकेटेड सब्ट्रैक्टर बनाता, मैंने उसी एडर से एक सब्ट्रैक्टर भी इंप्लीमेंट कर लिया। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। चल, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस है तो नो बोल दें, पता तो लगे कि कोई सुन भी रहा है या नहीं। नो सर। ओके, ग्रेट। सो दिस इज सिंपल।
अच्छा, अब हम लोग ये करते हैं कि ना हम एक सर्किट बनाते हैं, बजाय इसके कि हम डेडिकेटेड सर्किट एक एडर बनाएं जो सिर्फ सब्ट्रैक्ट करता हो और फिर एक और एडर लें जो सिर्फ ऐड करता हो। व्हाट वी डू इज कि हम एक एडर लेते हैं और हम उसके साथ एक बिट सेट करते हैं मोड कंट्रोल की, और वो ये करेगा कि मोड कंट्रोल को जब आप जीरो करेंगे, यानी मोड के ऊपर ये इस बिट के ऊपर आप जब जीरो देगा यूजर, तो वो दोनों नंबर्स जो भी आपने उसको दिए हुए होंगे एक्स और वाई, उन दोनों को वो ऐड कर देगा, और जब आप मोड को 1 करेंगे तो वो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो ये सॉर्ट ऑफ लाइक एक कैलकुलेटर का सर्किट बन गया जिसमें यूजर के प्लस या माइनस दबाने से वही एडर प्लस भी कर देता है और माइनस भी कर देता है, और आपको कोई हार्डवेयर के अंदर चेंजेस की जरूरत नहीं होती। आप बेसिकली एक डेडिकेटेड हार्डवेयर लेते हैं और वो दोनों काम कर देता है। तो ये हम किस तरह अचीव कर रहे हैं कि हमने इंस्टेड ऑफ इन्वर्टर्स वाई को हम एक्सक्लूसिव और गेट से गुजार रहे हैं। अब एक्सक्लूसिव और गेट की प्रॉपर्टी ये है कि अगर मसलन मैं m को 0 रखता हूं तो एक्सक्लूसिव और गेट की एक इनपुट मैंने 0 कर दी, यानी इन सारों को m कनेक्टेड है तो ये सारे के सारे 0 हो गए। तो y अगर 1 होगा, y3 जो है बिट वो 1 होगी, तो एक्सक्लूसिव और गेट 1 और 0 के ऊपर क्या देता है 1, तो ये 1 दे देगा, यानी 1 ही 1 पे आ जाएगा। और अगर ये 0 हुआ y3 तो ये 0 0 के ऊपर ये 0 देगा। तो दैट मीन्स कि अगर मैं मोड को 0 रखूं तो ये जो मेरा एक्सक्लूसिव और गेट है ये बफर के तौर पे ऐड कर रहा है, ये उसको इन्वर्ट नहीं कर रहा। अगर 1 है तो 1 आ रहा है और 0 है तो 0 आ रहा है। So there is no inversion taking place. Similarly, चूंकि m 0 है तो मैंने m को कैरी इन से भी कनेक्ट किया हुआ है। That means कि मैं इसमें अब 1 भी ऐड नहीं कर रहा, तो ये एडर के तौर पे ऐड कर रहा है क्योंकि ये डायरेक्टली x और y को फीड कर रहा है बाइनरी एडर को। इसकी ऑपोजिट सिनेरियो अगर मैं देखूं और मैं m को 1 कर दूं, तो एक तो m यहाँ से कैरी इन 1 हो गया। दूसरी बात है कि एक्सक्लूसिव और गेट के अगर एक इनपुट 1 हो तो दूसरी इनपुट अगर मैं 1 देता हूँ, y0 को मैं 1 करता हूँ, तो 1 और 1 के ऊपर ये क्या देता है 0, यानी इन्वर्ट कर दिया। और अगर ये 0 हो तो 1 और 0 के ऊपर ये देगा 1, ठीक है। तो अगर नतीजा क्या निकला कि एक्सक्लूसिव और गेट की अगर मैंने एक इनपुट 1 पे टाई की हुई हो तो दूसरी इनपुट जो भी होती है वो इन्वर्ट होके आती है। तो नाउ दीज आर एक्टिंग लाइक एन इन्वर्टर। तो अब आपका y इन्वर्ट भी हो रहा है और साथ आपका कैरी इन 1 भी हो रहा है, तो ये यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन दे देगा। तो यूजर एक ही सर्किट बनाएगा, कोई हार्डवेयर के चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं होंगे, और m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 1 के ऊपर वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देगा। ठीक है, क्लियर है? अगर इस पर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके, ये एक छोटी सी चीज है, कोई ये इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा कंप्यूटर्स में जिसको हम लोग कहते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो ये होता है कि आपने दो नंबर्स जो थे उनको ऐड किया और जो उसका सम था वो इतना बड़ा था कि वो जो आपने जितने बिट्स एलोकेट किए हुए थे उसके सम के लिए वो उससे ज्यादा हो गया। मसलन यहाँ पे अगर मैं ऊपर देखूं तो मेरे पास 4 फुल एडर्स हैं, तो मेरा सम जो है वो 4 बिट में आ सकता है, S3, S2, S1 और S0। लेकिन अगर मैं दो नंबर्स ऐसे ऐड किए जिनका सम जो है वो ज्यादा हुआ, मसलन 4 में आप लार्जेस्ट नंबर जो लिख सकते हैं वो 15 है, लेकिन दो नंबर्स जो हैं वो इससे बड़े हो सकते थे 4 बिट के, मसलन 9 और 9 आप करते हैं ऐड तो वो 18 आता। तो अब 18 तो आप 4 बिट्स में नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब कि जो भी ये आंसर दे रहा है वो गलत है, ठीक है। तो उस केस में हम कैरी को देखते हैं। जब मैं नॉन ऐड करूंगा ना तो मेरा जो कैरी आउट है वो 1 हो जाएगा। तो अगर मेरा कैरी आउट 1 है तो इसका मतलब है कि मेरा ओवरफ्लो हो गया है, मेरा जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है इसके अंदर। अगर कैरी आउट नहीं हो रहा तो ठीक है, फिर आंसर करेक्ट है, यानी आंसर 4 बिट्स के अंदर लिखा जा सकता है। अगर आंसर 4 बिट्स में नहीं लिखा जा सकता तो आई विल हैव अ कैरी। सो कैरी विल टेल मी कि एन ओवरफ्लो हैज अकर्ड और एक एरर सिग्नल मैंने जनरेट करना है,
यानी कि आपका जो कैलकुलेटर है वो बताएगा कि भाई ये दो नंबर्स का जो आंसर है वो इतना बड़ा है कि मैं उसको डिस्प्ले नहीं कर सकता, शो नहीं कर सकता, सो इट इज एन एरर। तो बजाय इसके कि वो गलत नंबर गलत सम शो कर दे और आप उस गलत सम को यूज कर लें, यू हैव टू टेल द यूजर कि यू कैन नॉट शो दैट नंबर एंड देयर एन एरर हैज अकर्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग एरर के तौर पे जनरेट करते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आप टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर्स के साथ कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो आपकी दो केसेस होंगे जिसके अंदर आपकी एरर जनरेट होगी। रिमेंबर, टूज कॉम्प्लीमेंट में ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है ये साइन की भी बिट होती है, ये साइन की बिट है, ठीक है ना। तो आप इन तीन के साथ काम करेंगे, ठीक है, ये आपकी तीन बिट्स हो गई। और अगर तीसरी बिट का कोई भी कैरी आउट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ओवरफ्लो हो रहा है। तो या C3 1 होगा, तो C3 को मैंने यहाँ पे भी फीड किया हुआ है और C3 को मैंने यहाँ पे भी फीड किया हुआ है। तो जैसे ही C3 1 होगा ये आपको बता देगा कि ओवरफ्लो हुआ है। और दूसरा ओवरफ्लो जो है आपका वो तब हो सकता है जब ये नंबर जो था ये नेगेटिव बन गया है, और उस केस में C4 जो है वो आपका बिट 1 पे सेट हो जाएगा, तो उस केस में भी आपका ओवरफ्लो हो जाएगा नेगेटिव नंबर के केस में। तो क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं बनना चाहिए था। तो ये दो हैं, तो इसको हम इसलिए एक्सक्लूसिव और कर देते हैं, दो कंडीशंस, C3 1 हो या C4 1 हो। इन दोनों में से कोई भी कैरी अगर 1 होता है तो टूज कॉम्प्लीमेंट में हम उसको ओवरफ्लो कहेंगे। अनसाइंड बाइनरी नंबर्स के अंदर सिर्फ C4 को हम चेक करेंगे और उसको हम ओवरफ्लो कहेंगे। तो ये हम सिस्टम रखते हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर ताकि वो यूजर को बता सके कि अब जो आंसर आ रहा था वो करेक्ट नहीं था, तो इसलिए मैंने आपको एरर का सिग्नल दे दिया, बजाय इसके कि एरर ना आता और वो इनकरेक्ट आंसर को ही करेक्ट समझ के यूजर आगे चल पड़ता। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर। ओके, अच्छा, अगला हम एक और जो लॉजिक सर्किट बनाने लगे हैं ना, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। अच्छा, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या करता है? मैग्नीट्यूड कंपैरेटर को आप दो नंबर देते हैं, 4 बिट नंबर्स, लेट्स से एक नंबर है A और दूसरा नंबर है B, ठीक है। और वो आपको उसकी तीन आउटपुट्स होती हैं और वो आपको ये बताता है कि क्या A B से बड़ा है, या A B के बराबर है, या A छोटा है B से, ठीक है। तो ये दोनों नंबर्स को कंपेयर करके आपको बता देता है, और इसकी तीन इनपुट्स हैं, एक लेस देन, एक इक्वल टू और एक ग्रेटर देन। सो इसे इन दोनों नंबर्स को देखना है और बताना है कि कौन सा नंबर इनमें से बड़ा है। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड कंपैरेटर भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज कहते हैं y is greater than x, if x is less than y, if y is equal to x, if y is equal to j, if y is not equal to j, and so on and so forth। तो ये जो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी if else की स्टेटमेंट्स होती हैं, ये किसी तरह की इक्वालिटी या लेस देन या ग्रेटर देन को ही टेस्ट कर रही होती हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए नीचे जो हार्डवेयर बना हुआ होता है, अब हम ये वाला हार्डवेयर बनाएंगे। इसमें एक ये भी चीज है कि आप ये बात याद रखें कि हम ज्यादातर 4 बिट्स को कर रहे हैं। 4 बिट को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा सर्किट सिंपल रहे। अदरवाइज कंप्यूटर्स के अंदर नॉर्मली ये सारे के सारे 32 बिट नंबर्स होते हैं, तो 32 बिट्स को हम कर रहे होते हैं। एडिशन भी 32 बिट्स पे होती है, मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह से ये होता है। लेकिन समझने के लिए, क्योंकि रूल वही रहता है, तो इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको 4 बिट के लिए जो है करेंगे, बट इट इज एक्सपेंडेबल टू मोर नंबर ऑफ बिट्स। तो ये आप इसको जहां तक बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। तो अभी जरा गिव मी 1 मिनट, मैं आप लोगों की अटेंडेंस डाउनलोड कर लूं। 12:05 पे मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रहा हूँ। चलें जी, अटेंडेंस हो गई। अब हम अच्छा,
अब इसको समझने के लिए हमें बेसिकली देखना पड़ेगा कि अगर हम इसको डीएलडी को छोड़ दें, वैसे अगर मैं आपको दो नंबर्स दूं, कोई भी दो नंबर्स, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, तो आप किस तरह बताते हैं? कोई बता सकता है स्टूडेंट? मसलन एक नंबर था 2 3 5, ठीक है, दूसरा नंबर है 3 1 4, और मैं आपको कहता हूं आप मुझे बताएं ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है, तो आप किस तरह बताएंगे? यानी आपके ज़हन में एल्गोरिदम क्या चलेगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर देखेंगे, और इसके अलावा कोई आसान तरीका नहीं है? सर ये जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है हम्म इससे हम्म बताइए। हम्म, इससे, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि आप सबसे पहले ना इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना उसको देखेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि इसके बाद क्या है। देखें, इसके बाद 3 और 5 है, या 1 और 4 है, यहाँ पे 3 भी 1 से बड़ा है, 5 भी 4 से बड़ा है, लेकिन ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, क्योंकि इसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है वो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले मैंने अगर देखना हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो मैं देखूंगा कि उसका जो ये वाला डिजिट है ये किसका बड़ा है। जिसका ये डिजिट बड़ा है वो नंबर बड़ा है, बाकी उसके आगे जो भी आता रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक बात। अच्छा, अब आगे आ जाता है कि अगर एक नंबर है 2 3 5 और दूसरा नंबर है 2 1 7, अब इन दोनों के ये दोनों बिट्स बराबर हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा अच्छा यार ये दोनों तो बराबर हैं, उसके बाद मैं अगला डिजिट देखूंगा 3 और 1। अगर 3 1 से बड़ा है तो फिर ये नंबर बड़ा है, मुझे आगे देखने की जरूरत नहीं कि 5 और 7 क्या है, तो मैं सेकंड जो उसका डिजिट है उसको देखूंगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये दोनों भी बराबर हुए तो फिर मैं लास्ट डिजिट जो 5 है उसको देखूंगा, और उससे मुझे पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर
जी आवाज आ रही है सारे लोगों को? यस सर, जी आ रही सर। है। हाँ, ये कोई असल में कोई नेट का प्रॉब्लम हो गया था। एक मिनट में शेयर कर लूं। अच्छा, अब ये स्लाइड भी नजर आ रही है? यस सर। अच्छा, मुझे नहीं पता मैं किस पॉइंट पे कट ऑफ हो गया था। सर अ, वो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे थे। हाँ, तो बस मैं ये बता रहा था कि आप जो है सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को टेस्ट करेंगे, ठीक है? 235 है, 229 है, तो आप पहले देखेंगे कि इनमें से ये कौन सा बड़ा है, ठीक है? अगर ये दोनों इक्वल हुए तो आप नेक्स्ट को देखेंगे, वो भी इक्वल हुए तो आप फिर उससे नेक्स्ट को देखेंगे। तो इनके कंपैरिजन से हम लोग बता देंगे कि कोई नंबर बड़ा है, छोटा है या बराबर है। हाँ, अगर ये तीनों ही बराबर हुए तो ऑब्वियसली वो नंबर फिर इक्वल है, ठीक है? तो अब हम लोग चार यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, x3, x2, x1 और x0। a3 b3 बार और a3 b3। सो कोई स्टूडेंट ये बता सकता है x3 जो है वो 1 कब होता है? x3 जो है ये 1 कब होगा? सर जब ए और बी दोनों 1 होंगे। a और b दोनों 1 होंगे और a और b दोनों 0 होंगे, जी। ठीक है? सो a3 और b3, सो यानी कि ये दोनों बिट्स या दो, ये x3 कब 1 होगा? जब ये दोनों 1 होंगे या ये दोनों 0 होंगे, तो ये 1 होगा, ठीक है? इसका ये मतलब हुआ कि x3 1 तब होगा जब a3 और b3 बराबर होंगे, क्योंकि अगर दोनों 1 है या दोनों 0 है तो इसका मतलब है कि दोनों जब बराबर होंगे तो x3 1 होगा, ओके? अच्छा, इसी तरह से हमने x2 को डिफाइन किया a2 बार b2 प्लस a2 b2। तो ये भी 1 कब होता है? जब बिट जो 2 है a2 वो दोनों इक्वल हैं, या दोनों 1 है या दोनों 0 है। इसी तरह से x1 है a1 b1 बार a प्लस a1 b1 और x0 हो गया ये। सो यानी कि ये वो नंबर्स हो गए x3 x2 x1 और x0, ये 1 तब होंगे जब इनकी जो करस्पॉन्डिंग बिट्स हैं वो इक्वल होंगी, अदरवाइज दे विल बी 0, ठीक है? अगर इक्वल नहीं होंगे तो ये हमेशा 0 होंगे। यहां तक तो क्लियर है? किसी को मसला नहीं इसमें? जी सर। अच्छा, अब हम सबसे पहले कंडीशन देखते हैं हमारी लॉजिक क्या बनती है इक्वालिटी के लिए। सो लेट्स फर्स्ट फिगर दिस आउट। सो a इज इक्वल टू b की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x3 एंडेड विद x2 एंडेड विद x1 एंडेड विद x0। ये देखें, ये दोनों नंबर्स बराबर तो तब होंगे ना जब इनके तमाम बिट्स बराबर होंगे। a3 b3 के बराबर होगा, a2 b2 के बराबर होगा, a1 b1 के बराबर होगा और a0 b0 के बराबर होगा। तो तब ये दोनों नंबर हम कहेंगे कि ये इक्वल है। इसमें कोई एक भी बिट ना बराबर हुई तो नहीं होगी। तो इसका मतलब कि ये अगर ये दोनों नंबर इक्वल हुए तो ये सारे जो एक्सेस हैं ये 1 हो जाएंगे। तो मैं इनको एंड करके लिख देता हूं कि ये नंबर, ये वाली टर्म 1 सिर्फ तब होगी इक्वालिटी वाली जब ये चारों 1 हो। अगर इसमें से कोई एक भी 0 है तो दैट मीन्स कि कोई एक बिट बीच में मैच नहीं कर रही, तो इस वजह से ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो इक्वालिटी तो ये हो गई सिंपल के x3 एंडेड विद x2 एंडेड विद x1 एंड x0। तो अगर मैं मैं जनरेट कर लूं अपने x3 x2 x1, तो मैं इनको एंड कर दूं तो a इज इक्वल टू b का मेरा सर्किट बन जाएगा। क्लियर है हर एक को? जी सर। ओके। अच्छा, अब हमारे पास
अगली सिचुएशन आ गई, ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी जो है वो किस तरह हम बताएंगे? अच्छा, अब अगेन ए ग्रेटर देन बी ये हो सकता है कि सबसे पहले मैं A3 को देखूं कि अगर A3 1 है और B3 0 है, ठीक है, अगर A3 1 है और B3 0 है तो A ग्रेटर देन 1 है। अगर ये दोनों बराबर निकल आए तो फिर मैं A2 को देखूं और मैं देखूं कि यार A2 1 है और B2 0 है तो ये ग्रेटर है। अगर ये भी बराबर निकला है तो मैं A1 को देखूं कि क्या A1 1 है और B1 0 है, और फिर अगर ये भी बराबर निकल आते हैं तो मैं A0 को देखूं कि क्या A0 1 है और B0 0 है, तो उस केस में A ग्रेटर है। अगर ये भी नहीं निकलता तो ऑब्वियसली A ग्रेटर नहीं है। सो सबसे पहले मैंने A3 को देखना है कि A3 1 और B3 0, इस कंडीशन को फिर अगर ये बराबर निकले तो A2 1 B2। तो अच्छा, अब अगर आप देखें A ग्रेटर देन B के लिए मेरे पास ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या है? सबसे पहले ये और हुई नहीं है बहुत सारी टर्म्स, तो A ग्रेटर देन B में सबसे पहले तो 1 तब आ सकता है अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बाकी मुझे कोई मसला नहीं है। मेरा 1 है कि A3 1 है और B3 0 है, ठीक है, ये पहली कंडीशन थी कि A3 1 है और B3 0 है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो दैट मींस कि A इज ग्रेटर देन B, क्योंकि उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो ग्रेटर है B के मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ। सो इस तरह के सिनेरियो में ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम फर्ज करते हैं कि ये वाला सिनेरियो नहीं हुआ, यानी कि A3 1 नहीं था, B3 0 नहीं था, मे बी 1 1 था, या जो भी उसका मसला था। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो अब हम चले जाएंगे कंपेयर करने के ऊपर A2 1 या B2 0, ठीक है। अच्छा, लेकिन साथ में हम इसको एंड करेंगे X3 के साथ। X3 के साथ क्यों एंड करेंगे? क्योंकि X3 1 तब होगा जब A3 और B3 टेस्ट किया। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो मैंने इसके साथ X3 लगाया कि अच्छा अगर ये दोनों बराबर हैं दोनों बिट्स, तो फिर लेट मी टेस्ट A2 एंड B2, ठीक है, और मैं देखूंगा कि इसमें क्या आंसर आता है। फर्ज करें कि ये भी बराबर है तो फिर मैं करूंगा A1 B1, लेकिन अब मैं उसको एंड करूंगा X3 और X2 बोथ के साथ, क्योंकि अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरी X3 बिट भी 1 है और X3 भी 1 है, यानी बिट 3 भी इक्वल है और बिट 2 भी इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं बिट 1 को टेस्ट करूंगा, और फिर अगर लेट्स से वो भी बराबर होता है तो मैं बिट 0 को टेस्ट करूंगा। अगर बिट 3 भी 1 है, बिट 2 भी 1 है, बिट 1 भी 1 है, यानी कि 1 से मुराद है कि दोनों इक्वल हैं इनके बिट्स, तो ये तीनों 1 है, तो फिर मैं देखूंगा A0 B बार, ठीक है। तो इसमें से जो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो देन A इज ग्रेटर देन B। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर ये 1 नहीं होगा, इसका आंसर 0 आता रहेगा। ये 1 सिर्फ इन कंडीशंस में होगा, क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या सेकंड सिग्निफिकेंट बिट या थर्ड या फोर्थ, ठीक है, और मल्टीप्लाई मैं उनको X3 से, X3 X2 से और X3 X2 X1 से करता जाऊंगा। ये क्लियर है? A इज ग्रेटर देन B की कंडीशन। सर दोबारा चलें दोबारा तो मैं बता देता हूं। कितने लोगों को ये क्लियर नहीं हुई? कितने लोगों को ये क्लियर हो गई? सर ये दोबारा देखिए, मैं इसको रिपीट कर देता हूं। हमने शुरू में बात की थी कि आप सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कंपेयर करते हैं, ठीक है,
और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उस पर फैसला हो जाए तो आपको आगे देखने की जरूरत नहीं होती। तो यही हम लोग कर रहे हैं कि हम सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देख रहे हैं, A3 और B3 बार, यानी कि ये टर्म 1 कब होगी, जब A3 1 होगा और B3 जो है वो 0 होगा। जब B3 0 होगा और A3 1 होगा तो ये पूरी टर्म 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी तो दैट मीन्स A इज ग्रेटर देन B। ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये दोनों बराबर हैं या B 1 है और ये 0 है। उस केस में हमें A2 और B2 को कंपेयर करना पड़ेगा, सेकंड बिट को, लेकिन साथ हमें X3 को लगाना पड़ेगा क्योंकि X3 जो है वो तभी 1 होगा अगर ये दोनों बिट्स इक्वल थी तब। अगर ये बिट्स इक्वल नहीं थी तो फिर X3 0 होगा। ठीक है ना। तो उसमें इक्वल नहीं थी में एक पॉसिबिलिटी ये थी कि A 1 था और B 0 था, विच इज ओके, देन A इज ग्रेटर देन B। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि A3 0 होता और B 1 होता। ठीक है। उस केस में B जो है वो एक्चुअली बड़ा है, तो उस केस में फिर सेकेंड बिट का जो है ना कंपैरिजन वो गलत हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी B3 बड़ा है। इसलिए हमें इसको एंड करना पड़ेगा X3 से ताकि ये इस टर्म को 0 कर दे अगर B3 पहले ही बड़ा है। तो X3 1 तब होगा जब A3 और B3 दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ है? यस सर। ठीक है। उसी तरह से फिर हम अगर ये दोनों भी बराबर निकले तो फिर हम A1 और B1 को टेस्ट करेंगे, लेकिन इन दोनों के बराबर होने की कंडीशन हम यहाँ पे साथ रखेंगे। इसी तरह से अगर ये भी बराबर हुए तो फिर हम आखिरी बिट को कंपेयर करेंगे, लेकिन पहले 3 के बराबर होने की कंडीशन को भी साथ एंड करेंगे, क्योंकि अदरवाइज आपको इन बिट्स को टेस्ट नहीं करना चाहिए अगर ये बराबर नहीं है। अगर उल्टा चल रहा है और B ग्रेटर देन A है तो अगर आप ये X3 ये नहीं लगाएंगे इनके साथ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया A ग्रेटर देन B किस तरह है? अच्छा, अब हम आगे देखते हैं A लेस देन B, यानी कि B इज ग्रेटर देन A या A लेस देन B है। ठीक है, तो A लेस देन B में हम कंडीशन ऑपोजिट करेंगे कि पहली में हम ये करेंगे कि A लेस देन B तब हो सकता है जब A 0 है और B 1, B यानी A3 की बिट A3 बिट 0 है और B3 बिट 1 है, तो उस केस में ये कंडीशन 1 हो जाएगी फौरन और हम कह सकेंगे कि A लेस देन B है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर निकले विच इज दिस कंडीशन X3, तो फिर हम A2 बार और B2 को कंपेयर करेंगे कि क्या A2 0 है और B2 1 है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर भी A लेस देन B। अगर ये दोनों फिर बराबर निकले तो ये इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो फिर हम A1 B1 और फिर अगर ये भी बराबर निकले तो फिर हम इन कंडीशन के साथ इसको टेस्ट करेंगे, तो ये A लेस देन B होगा। A ग्रेटर देन B में A 1 था और B 0 था, A लेस देन B में A 0 है और B 1 है। बाकी उनके साथ ये सारे उसी तरह लगेंगे कि अगर वो इक्वल हैं तो वो आगे जाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो वो नहीं जाएगा। तो ये वाली टर्म 1 हो जाएगी A लेस देन B पे, ये वाली टर्म 1 हो जाएगी A ग्रेटर देन B पे और ये वाली टर्म 1 हो जाएगी A इक्वल टू B के ऊपर। इसको देख लें थोड़ी देर, फिर हम आगे चलते हैं। अगर ना क्लियर हो, वैसे तो अभी क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं है तो फिर आप देखें क्या हो रहा है। जी समझ आ गया सबको? सर ये X3 वगैरह क्यों लिखे हैं? अच्छा, X3 ना लिखूं तो फॉर एग्जांपल दोनों इक्वल नहीं थे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा?
आप पहली ये वाली टर्म तो लेट्स से बी बड़ा है, आप ए इज ग्रेटर देन बी का कर रहे हैं लेकिन बी बड़ा है, बी के उसके केस में ये टर्म तो हो जाएगी 0। व्हाट अबाउट दिस टर्म? हो सकता है बिट A2 1 हो और B2 0 हो। अगर मैं x3 नहीं लगाऊंगा तो ये इसको 1 कह देगा, हालांकि इस केस में एक्चुअली b जो है वो बड़ा है क्योंकि A3 जो थी वो 0 थी, लेकिन यहां से आप गलत आंसर आ जाएगा अगर आप इसको x3 के साथ एंड नहीं करेंगे। सोचिए जरा इसके ऊपर। जी कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन कर सकता है ये हम x3 और x2 और x1 ये क्यों लगा रहे हैं इनके साथ? कोई स्टूडेंट ये एक्सप्लेन कर सकता है? किसी को क्लियर नहीं है कि x3 क्यों लगाते हैं हम? यार ना किसी का हाँ में जवाब आता है ना में जवाब आता है, मैं करूं क्या? हाँ सर x3 हमने इसलिए लगाया है और x2 वगैरह ताकि इससे जो पीछे वाला डिजिट हमें कंपेयर किया है वो श्योर हो जाए कि वो उससे बड़ा था, और जो अगला वाला है उसको कंपेयर करने में पता लग जाएगा कि जो से पीछे वाले जो कंपेयर किए पिछला वाला जो है वो इक्वल था, अगर वो इक्वल नहीं था तो फिर हाँ फिर हमें अगले बिट्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर A3 और B3 इक्वल नहीं है तो फिर आगे हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए था। तो x3 और ये सब इंश्योर करते हैं कि वो बिट्स इक्वल थे तो हम आगे चलेंगे। ये है इसका कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है जी, आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ है या नहीं? अच्छा आप लोग फिर ऐसा करें कि मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, सब लोग कॉपी पेंसिल निकालें। लेट्स से ए की बिट्स हैं 0 1 0 1, ठीक है, और बी की बिट्स हैं 1 0 0 0, ठीक है। ए की ये बिट्स लें, बी की ये बिट्स लें और उसको इस फॉर्मूले में डालें और फिर मुझे बताएं कि ए ग्रेटर देन बी है या ए लेस देन बी है। फिर आप जब इस फॉर्मूले में डालेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये इक्वेशन क्यों बनी हुई है। ये जरा सारे लोग करें। ओ ये मैंने ये डाल दिया, क्या मैंने दिया था 0 1 0 1 और 1 0 0 0, इनको इस इक्वेशन से करें, जरा वैल्यू डालें फिर आपको समझ आएगी।
ये कर रहे हैं सारे लोग? जी Yes, सर कर रहे sir. हैं। हाँ, जरा इस दोनों में डालें, then it will be clear. First, find out the values of x3, x2, x1 and x0. पहले इनकी वैल्यूज निकालें, फिर उसके बाद आप इसको डाल सकते हैं। सर पहली का रिजल्ट तो 0 आ रहा है। पहली का रिजल्ट क्या मतलब x3 की बात कर रहे हैं आप या a ग्रेटर देन b की? A ग्रेटर देन B। अच्छा, अब a ग्रेटर देन b में आपने देखा है, अब आपको कुछ समझ आया कि x3 उसके साथ लगाना यहाँ पे इस टर्म के साथ क्यों जरूरी था? जी सर। अदरवाइज ये टर्म जो थी ये 1 हो जाती और ये x3 जो था अगर ये ना लगाते तो ये आपका आंसर गलत आ जाना था। जी समझ रहे हैं बात? जी सर। इसलिए ये लगाया हुआ है। ठीक है, आप आगे कंटिन्यू करें। जी सर A लेस देन B 1 है, 1 आ रहा है। हाँ, अच्छा,
होपफुली बाकी लोगों ने भी कर लिया होगा। अब आप लोगों को मेरे ख्याल है इसकी लॉजिक समझ आ गई होगी कि ये क्यों लगाने होते हैं। अगर मैं ये यहाँ पे ना रखता तो ये वाली टर्म 1 हो जानी थी, और ये वाली वन टर्म होने से हम कहते हैं a ग्रेटर देन b है, जो कि गलत आंसर होता, क्योंकि a2 की ये वाली बिट इससे बड़ी है, लेकिन ये वाली तो नहीं है ना, ये तो छोटी थी। तो इस वजह से खाली जब तक कि ये इंश्योर ना करें कि ये दोनों बराबर हैं, तब तक हमें अगली बिट्स पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ये लगाने पड़ रहे हैं। अब ये स्टूडेंट, आप सबको क्लियर हो गया ये क्यों लगा रहे हैं हम? यस सर। ठीक है। So this was the reason and this is how we do it. So this was about magnitude comparator. सब लोगों ने निकाल लिया या कोई रह गया? If you need more time तो मुझे बता दें, we can wait for a minute. सर हो गया, सब पे हो गया, ठीक है। अच्छा, ये इसका सर्किट है, तो सर्किट को देख के इतने घबराने की जरूरत नहीं है, सर्किट अपनी लॉजिक पे ही बेस्ड है। तो ये सबसे पहले तो हमने जनरेट किए x3, x2, x1 और x0, ये वो इक्वालिटी के लिए हैं, और ये बिट 3 और बिट 3 से लेके बिट 0 तक। और फिर आगे जो हमारा जो लॉजिक बनती थी इन इक्वेशंस के मुताबिक, एंड करके जिसको जहां पे एंड चाहिए, और फिर आखिर में सॉरी ये हमने जी और किए में जी सर वो सर्किट दिखाएगा ये है। हाँ सर, इसमें इसने शुरू में एक्सॉर गेट लगाया मेरा 4, तो सर उसने एक नहीं एक्सॉर ओहो एक्सॉर नहीं लगाया, किसने कहा एक्सॉर लगाया? एक्सॉर नहीं है। अच्छा चलिए, हाँ इसको एक्सॉर ही कह सकते हैं आप, ठीक है। बेसिकली तो एंड और वो इन्वर्टर से बनाया है, लेकिन हाँ चलें ठीक है, एक्सॉर आप कह लें जी। तो आपका क्वेश्चन क्या था? सर बस ये पूछना था आपसे। नहीं ये एक्सॉर नहीं है यार, ये कहां से एक्सॉर है? ये एक स्नॉर है एक्चुअली, अगर आप देखें तो। एक्सॉर तो डिफरेंट पे बंद देता है, ये सेम पे बंद देता है। ओके एक्सॉर तो सेम पे जीरो देता है ना। ये एक्चुअली एक्स नॉर गेट है, अगर आप इसको देखना चाहें तो। ठीक है, और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? बाकी तो आप लोग ये गेट्स तो फिर जोड़ के बना ही लेंगे ना इन तीनों आउटपुट्स के लिए, उसमें तो किसी को कोई इशू नहीं। इट्स जस्ट सम ऑफ मिन टर्म्स, ये आपकी मिन टर्म्स है सारी की सारी, और तो ये 4 मिन टर्म्स हैं, तो 4 इनपुट का और गेट होगा, और उन मिन टर्म्स के लिए फिर हम ये 4 इनपुट के और गेट्स हैं, और उनके लिए हमने इनपुट इसको एंड गेट से आ रही है। इस पे अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ लें। नो सर। ठीक है। अच्छा, ये अगली स्लाइड है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। इसमें 2 मैग्नीट्यूड कंपैरेटर्स हैं, तो इसको जरा देखें, और कौन स्टूडेंट है जो एक्सप्लेन करेगा कि ये क्या बनाया हमने? सर ये 8 बिट कंपैरिजन करवाने। हाँ, ये हमने बिल्कुल एग्जैक्टली हमने क्या किया कि हमने 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर को एक्सपैंड किया है टू 8 बिट्स। ठीक है, और रूल वही है इसके अंदर भी। जनरली हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर थोड़ा सा
उसने पूरा अंदर का सर्किट तो नहीं दिखाया, लेकिन हम पहले लेट्स से ये कर सकते हैं कि पहले ये डिसाइड कर लें इनकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है उसके हिसाब से, क्योंकि पहले हमें वही बात है X7 और Y7 को कंपेयर करना है, इनमें से देखना है कौन सा बड़ा है। अगर ये इक्वल हुए तो फिर हमने X6 पे जाना है एंड सो ऑन, और फिर अगर ये सारे इक्वल निकलते हैं तो फिर हमने बाकी बिट्स के ऊपर चले जाना है, और अगर वो नहीं निकलते तो फिर उसके हिसाब से आगे वो चलते चलते फिर हमें इधर से ही आंसर मिल जाएगा। यानी कि अगर पहली 4 बिट्स में फैसला हो गया तो यहाँ से ही हमें आंसर मिल जाएगा, और अगर ये दोनों इक्वल हुए तो फिर हम आगे फर्दर जाएंगे और फिर हमें यहाँ से डिसीजन मिलेगा। ये है इसका आइडिया। अच्छा, अब हम लोग एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा लॉजिक कोड है। जो है अगेन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, लॉजिक डिजाइन के अंदर, हर जगह के ऊपर, और देयर सिंपल डिवाइसेस बट इनकी जो है ना बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि डिकोडर क्या होता है। किसी स्टूडेंट ने पहले डिकोडर का नाम सुना है, या कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाट इज अ डिकोडर? सर वो सिग्नल्स जब ट्रांसफर करते हैं तो उसमें सुना है। फिर उसमें कन्वर्ट करता है कन्वर्ट करते हैं एनकोडर और डिकोडर, सिग्नल्स कन्वर्ट करता है बाइनरी, और ये बाइनरी के अंदर करता है कन्वर्ट। अच्छा, सो डिकोडर क्या है? डिकोडर का बेसिक काम क्या है? एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कोड। एक्सट्रैक्ट का मतलब है निकालना। तो आपने इंफॉर्मेशन निकालनी, आपके पास बाइनरी कोड आ रहा है उसमें से, ठीक है। सो सिंपल तरीन जो हमारे पास डिकोडर बनता है वो इस तरह का बनता है। ये येलो में बाइनरी डिकोडर है। इसको हम 2 इनपुट्स दे रहे हैं, X1 और X0, बाइनरी ऑब्वियसली, ठीक है। और X1 और X2 जो है कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1, जो इसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। हर कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट है डिकोडर की। तो अगर इसकी 2 इनपुट्स हैं तो डिकोडर की 4 आउटपुट्स होंगी। अगर मेरे पास 3 इनपुट्स होती तो डिकोडर की 8 आउटपुट्स होती। तो ये करेगा, हम इसको समझने की कोशिश करें तो लेट्स से मेरे पास 4 लाइट बल्ब्स हैं, और लाइट बल्ब्स के ऊपर नंबर्स हैं जो इल्यूमिनेट हो जाते हैं जब लाइट बल्ब ऑन होता है, तो 0 1 2 और 3। ओके, सो व्हाट इट विल डू इज कि जब मैं इसको दूंगा ना कोड 0 0, तो ये उसको डिकोड करेगा। डिकोड का करने का मतलब है कि ये कहेगा कि 0 0 का क्या मतलब है। तो 0 0 के केस में वो ये जो इसकी पहली लाइन है, ठीक है, इसको 1 कर देगा और बाकी सारी लाइंस को 0 रखेगा। तो क्या होगा, ये वाली लाइन 1 हो जाएगी, तो मैं इसको फिर यूज कर सकता हूँ लेट्स से एक डिजिट शो करने के लिए, तो ये 0 ऑन हो जाएगा, तो ये आपको बताएगा 0 0। उसके बाद जब मैं इसको दूंगा 0 और 1, ठीक है, तो ये इसको 0 कर देगा, ये वाली लाइन 1 हो जाएगी, बाकी लाइंस उसी तरह 0 रहेंगी, और ये वाली लाइन 1 यहाँ पे जाएगी और ये 1 इल्यूमिनेट हो जाएगा। तो वो कहेगा जी 0 1 कोड डिकोड होके 1 बनता है। फिर इसी तरह से मैं जब दूंगा 1 0, तो ये वाली लाइन ऑन हो जाएगी, तो वो बता देगा आपको कि 1 0 असल में 2 होता है। और जब मैं इसको 1 1 करूंगा, 1 1 आपको पता है 3 होता है, तो ये वाली लाइन ऑन हो जाएगी और ये 3 इल्यूमिनेट हो जाएगा, तो ये उसको डिकोड करके आपको बता देगा कि ये 3 है। ओके, तो डिकोडर की एक जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि उसकी जितनी भी लाइंस होती हैं, किसी भी इनपुट कॉम्बिनेशन के ऊपर सिर्फ एक लाइन 1 होती है, इनमें से एक, बाकी सारी लाइंस जो हैं वो आपकी 0 रहती हैं। तो डिकोडर कभी भी ये नहीं करेगा कि 2 लाइंस को इकट्ठा 1 कर दे या 3 लाइंस को इकट्ठा 1 कर दे। ओनली 1 लाइन विल बी ऑन, एंड दैट वो कौन सी लाइन होगी? वो लाइन होगी आपके इनपुट के ऊपर जो कोड आ रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा होता है डिकोडर। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नो सर।
ठीक है। अगर दो लाइन वन करनी होगी तो फिर हम दो डिकोडर यूज करेंगे। यार थोड़ा क्वेश्चन रिपीट करेंगे, आपकी साउंड कट गई थी जी, क्या पूछ रहे हैं? अगर हमें दो लाइनें वन करनी होंगी तो क्या फिर हमें दो डिकोडर यूज करने पड़ेंगे? दो लाइनें तो वन कभी आपने करनी ही नहीं है ना। दो लाइनों का तो मतलब है कि आप कह रहे हैं कि हाँ भी और नहीं भी। डिकोड का तो मतलब ये है कि सिर्फ एक लाइन मानो। ओके सर। देखो ना, यूनिक कोड है ना, यूनिक कोड है 10 एक यूनिक कोड है। अगर 10 का मतलब 1 भी है और 10 का मतलब 2 भी है तो ये तो कोई बात ना हुई ना। 10 का मतलब या 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। जी ठीक है, तो सॉरी, ओके। सो द वे दिस विल वर्क इज, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं 0 दूंगा तो ये लाइन ओनली वन लैम्प विल टर्न ऑन, तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 लिखा आएगा। अच्छा, तो 2 to 4 लाइन डिकोडर की अगर मैं ट्रुथ टेबल को देखूं तो ये इसकी दो इनपुट लाइंस हैं I1 I0 और ये बाइनरी डिकोडर की आउटपुट्स हैं। 4 आउटपुट्स हैं Y3 Y2 Y1 और Y0। तो 00 के ऊपर इट शुड प्रोड्यूस 0001, ये सारी 0 रहे और सिर्फ Y0 1 हो जाए। फिर 01 के ऊपर 0010 Y1 1 हो जाए, 10 के ऊपर Y2 1 हो जाए और 11 के ऊपर Y3 1 हो जाए। दिस इज व्हाट वी वांट। तो ये इसका ट्रुथ टेबल हमने बना लिया। अब इस ट्रुथ टेबल के लिए हम आप इसको कार्नोव मैप से भी कर सकते हैं, ये वैसे बड़ा ही सिंपल है तो इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। हमने इसके बुलियन इक्वेशंस जो हैं यहाँ पे बना ली। y0 इज इक्वल टू I1 बार I0 बार, यानी कि y0 तब होता है 1 जब ये दोनों 0 होते हैं। तो ये I1 बार I0 बार। y1 जो है वो होता है जब I1 0 होता है और I0 1 होता है। तो I1 बार इंटू I0। इस तरह से Y2 को देखा, Y2 1 तब होता है जब I1 1 होता है और I0 0 होता है। तो ये मैंने कर दिया I1 इंटू I0 बार। और Y3 मैंने देखा, Y3 1 तब होता है जब ये दोनों 1 होते हैं। तो मैंने कहा Y3 इज इक्वल टू I1 I0। तो ये मेरे बन गए बुलियन फंक्शंस। इसको अब मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। आई स्टार्ट विद I1 एंड I0 हियर, ओके। और इसको मैंने इन्वर्ट भी, दो इन्वर्टर्स लगा लिए हैं, बाकी तो एंड गेट्स ही हैं। तो एंड गेट्स की ये मेरी आउटपुट बन गई Y3 Y2 Y1 Y0 और ये दो वो बन गया। अब आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये आप कर लें तो उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे। आप एक ट्रुथ टेबल बनाएं 3/8, ये तो 2/4 है ना, तो मेक इट 3/8 डिकोडर, 3 to 8, या चलें 3 to 8 डिकोडर का ट्रुथ टेबल बनाएं और फिर उसके ये बनाएं बुलियन इक्वेशंस। सो फर्स्ट मेक द ट्रुथ टेबल। सो इसका ट्रुथ टेबल में 3 इनपुट्स होंगी I2 I1 I0 और 8 आउटपुट्स होंगी Y0 से लेके Y7 तक। मेक अ ट्रुथ टेबल, share it on the chat window and then make the boolean functions. So everyone should do it. Three by 8 decoder.
सर ये सर्किट भी ड्रा करना है। सर्किट भी कर लें, चलें। सर ये देखें, इमेज भेजिए आप। अच्छा मैं देखता हूँ। जी ठीक है, सही है। ये मैं आपको ना अगला इस पे दिखा भी देता हूँ। ये है, चलें जी, सारे लोगों ने कर लिया है तो फिर बस आज के लिए काफी है, हम फिर क्लास को एंड करते हैं। अगर किसी का कोई इसमें कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। जी क्या कह रहे हैं? सॉरी आवाज कट रही है, क्या कहा है? चलें, if there are no questions तो we'll end the class. अल्लाह हाफिज।